बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें है सेट ग्रुप्स एंड फंक्शंस हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स। तो आज हम पढ़ते हैं, पहले सेट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उसके बाद जो है सेट का साथ थोड़ा काम करने के बाद जैसे चैप्टर में मैंने उसके बाद फंक्शंस को डिफ़ाइन किया हुआ है, फंक्शंस को, फंक्शंस के बाद ग्रुप्स को। मैं भी इसी तरतीब से चलूँगी। सबसे पहले आपको सेट को समझना बहुत ज़रूरी है। सेट के समझने से क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेट से ही हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन से अगर हमें फंक्शन पता होगा तब हम ग्रुप्स स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज है व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? आपको पता है सेट किसे कहते हैं? आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेट एक्चुअली हम लोग ऐसी कलेक्शन को कहते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जो होती है उसको हम सेट कहते हैं। मीन्स के सेट में कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये क्या है? 1 2 3 4, ये एक सेट है मेरे पास। ठीक हो गया, ये क्या है? एक सेट है। अगर मैं एक ऐसा सेट ले लूँ, एक ये ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूँ 2 3 3 4 5, तो क्या ये सेट है? नहीं, ये बी वाला सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास 3 रिपीट हो रहा है। सेट की ये एक डेफिनेशन यही है कि हमारे पास सेट में कोई चीज़ जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ जो है वो डिस्टिंक्ट हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। ठीक हो गया, तो ये सेट की डेफिनेशन होगी। अब मैं आपको बताऊँ कि सेट के बाद जो है वो सबसेट किसे कहते हैं। हमारे पास सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 2 सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी, हमने 2 सेट्स ले लिए हैं, तो हम कहेंगे कि ए उस वक्त सबसेट है बी का। ये सबसेट मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, ये ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पहले ही चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब मैं कहूँ कि ए सबसेट है बी का, तो इसका क्या मतलब है? ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी में मौजूद हैं। ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेट बी में मौजूद होंगे। ऐसे फिर इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। लेकिन हम ये कंसर्न है कि बी जो है वो उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि ए में नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए सेट ले लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और मैं बी सेट ले लेती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने ये 2 सेट्स ले लिए। अब इन 2 सेट्स लेने का क्या मतलब है? मैंने ये बताना है कि ए सबसेट है बी का। इसका क्या मतलब हुआ? ए सबसेट है बी का, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं। अब 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे ये एक्स्ट्रा है, लेकिन ए के तो सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इस वजह से ए सबसेट है बी का। ठीक हो गया। अब सबसेट्स तो हो गया। अब सबसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं। कौन सी होती है? एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट किसे कहा जाता है और इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहा जाता है? चलो बताती हूँ। प्रॉपर सबसेट, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ए और बी ले लिए हैं, ठीक है, अब ए और बी ले लिए और सी भी ले लेती हूँ। सी में सेम वही एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब मैंने ये सी सेट ले लिया। अब ए सेट जो है वो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। अब ए जो है वो बी का क्या है? ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट भी है बी का, लेकिन कौन सा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। अगर मैं सी की बात करती हूँ तो सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं, तो सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मीन्स कि सिंपली कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जब हम इम्प्रॉपर में जो सेट खुद होता है ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, ऐसा सेट हम बना मिल जाए कि जो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट में खुद हो, तो वो हम कहते हैं वो इम्प्रॉपर सब, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट है। लेकिन हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और जो प्रॉपर सबसेट है उसमें हमारे पास जो है, अगर ए हम प्रॉपर सबसेट बी को ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, लेकिन हमें बी से कोई कंसर्न नहीं है, बी में जितने मर्जी और एलिमेंट्स हो,
इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। ये तो होगी बेसिक थी। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट भी आप पहले भी पढ़ चुके हो। हमारा मकसद है आज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स ये होते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक हो गया, दो सेट्स हम लोगों ने ले लिए हैं ए और बी, वो इक्वल उस वक्त होंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों और अगर बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हों। इसका कहने का क्या मतलब है? ए अगर सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ठीक हो गया। अगर ये दोनों मैं कहूँ कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और बी जो है वो भी सबसेट है ए का, इसका क्या मतलब है? अगर ये देखें ए एक एलिमेंट है, एक सेट है 1 2 3 का, ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ कि बी सेट भी ले लेती हूँ 1 2 3, ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। फिर दूसरी बात मैं कहती हूँ कि बी सबसेट है ए का। अब बी के सारे एलिमेंट्स में ए में चेक करती हूँ, बी के भी रिटर्न में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मौजूद हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, इसका क्या मतलब है? ए और बी दोनों सेट्स आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक हो गया। इक्वल सेट्स की बात होगी। अब इक्वल सेट्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं? ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी लिखा होगा, हमें समझ आ जाएगी कि ए सेट जो है वो बी सेट के बराबर है। लेकिन अब दूसरी बात चलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा इक्वल सेट से डिफरेंट है, बल्कि बहुत ही डिफरेंट है। नाम तो इनके सेम लगते हैं लेकिन इनका जो अंदर काम है वो बहुत डिफरेंट है। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। कहते हैं कि दो सेट्स ए और बी उस वक्त इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट सेट ए का, इफ पेयर्ड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी, वो सेट बी का यूनिक एलिमेंट के साथ पेयर्ड हो, मीन के मैपिंग बनाए। अब आपको मैपिंग का पता होगा, अच्छा, या फिर इसकी दूसरी भी हो सकती है डेफिनेशन, या ए और सेट उस वक्त इक्विवेलेंट होते हैं जब इनके दरमियान मैपिंग बाइजेक्टिव हो। क्या हो? बाइजेक्टिव मैपिंग हो। तो बाइजेक्टिव मैपिंग कैसी होती है वो जब हम फंक्शंस करेंगे आपको मैं डिटेल से बताऊंगी, लेकिन आज मैं सरसरी बता रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेती हूँ, मेरे पास एक सेट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मैंने पी सेट ले लिया, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया मैंने। पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेती हूँ मैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, ठीक हो गया। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई भी एक सेट ले चुकी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक इवन नंबर्स का सेट ले लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इवन नंबर्स का सेट ले लिया, वो क्या है? 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ये मैंने क्या किया? एक पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वो कौन सा? नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। और सेट ऑफ इवन नंबर्स में 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये दो सेट्स ले लिए मैंने। अब मैंने क्या करना है, इन दो सेट्स के दरमियान एक ऐसी मैपिंग करवानी है जो कि बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मैपिंग का क्या मतलब है? मीन 1 1 भी हो एंड ऑन 2 भी हो। इसको सिंपल कह सकते हैं ए की बी के साथ 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो, ठीक हो गया। तो पी की ई के साथ 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस कैसे करवाऊंगी मैं? अब मैं इसके दरमियान कोई एक फंक्शन खुद से बनाऊंगी। मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n ले लेती हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एन जो है वो क्या है? यहाँ पे मैं पी के एलिमेंट्स रखूंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं पी के एलिमेंट्स रखूंगी इस फंक्शन में, ठीक है। पी के एलिमेंट्स मीन कि मैं इनपुट दे रही हूँ। इनपुट क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये मैं सारी इनपुट दूंगी किस फंक्शन में? इस फंक्शन में। एन की जगह मैं क्या रखूंगी? फर्स्ट एफ ऑफ 1, ठीक है। इनपुट मैंने 1 दी तो मेरे पास जो आंसर है 2 × 1 इज इक्वल टू 2। देखिए 1 के कॉरस्पॉन्डेंस मेरे पास क्या आंसर आ गया? 2 आ गया। अगर मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स का 1 रखा था और मेरे पास जो
मेरे पास जो 1 के करस्पॉन्डेंस आंसर क्या आया है, यहाँ पे 2 आया है। अगर मैं यहाँ पे इसका सेकंड एलिमेंट इस फंक्शन में पुट करती हूँ, आपने फंक्शन ये कुछ फंक्शन जो है हमें कोई भी सेट दिया हो उसके हिसाब से हमने फंक्शन खुद बनाना होता है, हमें खुद चूज करना होता है कि किससे हमारी करस्पॉन्डेंस बनेंगी। ठीक है, ये फंक्शन है f1 = 2n दिया मैंने, पहले 1 पुट किया तो ये आंसर मिला मुझे। अब मैं फंक्शन में 2 की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, 2 के करस्पॉन्डेंस मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है। ठीक है, f(3) रखती हूँ, f(3) रखूंगी तो मेरे पास 2 × 3 मेरे पास आंसर 6 आ गया। इसका क्या मतलब है, 3 के करस्पॉन्डेंस आंसर मेरे पास 6 आया है। सिमिलरली अगर मैं f(4) पुट करती हूँ, f(4) रखती हूँ, 2 × 4 = 8। ठीक हो गया, ये क्या है, 8 है। तो यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, 8 पुट कर देती हूँ। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मेरे पास 4 के करस्पॉन्डेंस 8 आ गया। अब देखिए 1 मैंने इनपुट 1 दिया था तो मेरे पास आउटपुट जो मिला वो मुझे 2 मिल गया। 2 इनपुट रखा, आउटपुट 4 मिला। 3 इनपुट रखा, आंसर मुझे 6 मिला। 4 रखा तो 8 मिला। अगर मैं इस तरह से रखती जाऊँ तो मुझे इनके करस्पॉन्डेंस आंसर मिलते जाएंगे। ठीक हो गया, मुझे ये आंसर मिलते जाएंगे तो मैं कह सकती हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी, पी के हर एलिमेंट जो है वो मैप है यानी पेयर्ड है विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ ई, ई के हर यूनिक एलिमेंट के साथ। मीन्स के देखें ए जो है वो मैप है सिर्फ 2 पे, ई का जो एक एलिमेंट है 2, ये नहीं कि 1 जो है वो 2 पे भी मैप है, 4 पे भी मैप है, 6 में भी मैप है, सिर्फ एक किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ ये मैप है। तो अगर ऐसी करस्पॉन्डेंस हमें मिल जाए कि P का हर एलिमेंट जो है वो इंगेज हो यानी मैप हो दूसरे सेट B यानी E, यहाँ पे मेरे पास तो दूसरा सेट E है ना, अगर मैं कोई दूसरे सेट के हर एलिमेंट हर यूनिक एलिमेंट के साथ, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं, 1-1 करस्पॉन्डेंस कहते हैं या फिर बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। देखें अब बाइजेक्टिव नहीं बल्कि 1-1 कहते हैं। अब यहाँ पे हर एक के लिए एक इमेज मौजूद है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इसकी रेंज में देखें, यहाँ पे अगर 2 के लिए भी तो उसका एक 2 जो है अगर इसका प्री इमेज देखा जाए तो वो इसमें मौजूद है। अगर 4 का प्री इमेज देखा जाए तो वो कहाँ है, 2 है यहाँ। अगर 6 का प्री इमेज में देखूँ तो वो भी यहाँ 3 है। अगर 8 का प्री इमेज में चेक करूँ तो वो भी है। मीन कि अगर P का हर एलिमेंट E के साथ इंगेज है यानी पेयर्ड है, तो इसी तरह अगर मैं उसका पीछे रेंज लेके यानी ये जो आउटपुट हमें मिल रही थी आउटपुट का प्री इमेज देखूँ तो वो भी हमारे पास अगर पहले वाले सेट में डोमेन वाले सेट में मौजूद हो तो हम ऐसी करस्पॉन्डेंस यानी ऐसी मैपिंग को हम ऑन टू कहते हैं। ठीक हो गया, अब ये 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है। जो ऐसी मैपिंग 1-1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। तो वही इक्विवेलेंट सेट उस वक्त ए और बी दो सेट्स उस वक्त इक्विवेलेंट होंगे जब उनके दरमियान दो सेट्स के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, यानी हर एलिमेंट सेट ए का हर एलिमेंट जो है उसका यूनिक इमेज होगा, यूनिक एलिमेंट होगा सेट बी में। ठीक हो गया, तो ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं और इक्वल सेट को हम इक्वल से डिनोट करते थे, लेकिन इसकी डिनोशन ऐसी है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, मीन कि ए सेट जो है वो इक्विवेलेंट है बी का, और हमने ये साइन लगाना है ये वाला बीच में, ये इक्विवेलेंट का साइन है। ठीक हो गया, अब हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, पावर सेट इज ऑफ सेट ए, मीन कि कोई सेट ए है हमारे पास, अगर हम उसका पावर सेट लेना चाहते हैं वो ऐसा सेट होगा जो कि तमाम पॉसिबल सबसेट उस सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स को कंटेन करेगा। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। क्या मतलब है कहने का, अगर हमें कोई एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक कोई भी सेट दिया हुआ है और हमें कहा गया कि ये बताएं इसका पावर सेट बना है, तो हम देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जो गिवन सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर में रखेंगे, वो हमें जितना आंसर देगा हमें उतने पावर सेट्स मिल जाएंगे। अब देखिए पावर सेट, अब मैंने आपके सामने एक सेट रखा है ए, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसका अगर मैं पावर सेट फाइंड करना चाहूँ तो पावर सेट कैसे फाइंड करूँगी,
अब देखिए यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स हैं कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो अब मैं इसको फार्मूला ये है 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे n की तादाद मेरे पास क्या हुई, 2 हुई, तो मैं 2 की पावर 2 रखूंगी तो मेरे पास 4 आंसर आएगा। इसका क्या मतलब है, 4 से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो सुपर सेट के एलिमेंट्स बनेंगे, सुपर सेट कैसा बनेगा, वो 4 एलिमेंट्स का बनेगा। अगर मैं 0 1 यानी ये ए सेट है, इसका मैं चाह रही हूँ कि मैं सुपर सेट बनाऊँ, तो मैं कैसे बनाऊँगी। तो सब सुपर सेट का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉरी पावर सेट जो है वो पावर सेट बनाना चाह रही हूँ, तो पावर सेट में कैसे फाइंड करूँगी। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, आप देखते हो कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे क्या करना है, ए इज इक्वल टू इसका पावर सेट बनाना है, तो मैं कहूँगी पी ऑफ ए इज, क्या कहूँगी, पी ऑफ ए इज, सबसे पहले ब्रैकेट लगाऊंगी, देन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो मस्ट है पावर सेट के लिए, जो है वो सबसे पहले एम्प्टी सेट बनेगा। उसके बाद आप देखिए एम्प्टी सेट के बाद जो है वो एक इसका सबसेट बन सकता है 0, क्या बन सकता है, 0 सबसेट बन सकता है, 1 सबसेट बन सकता है, और उसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है, 0 और 1, ये क्या बन सकता है। अगर आप देखिए 0 सबसेट है इस सेट ए का, 1 सबसेट है इस सेट ए का, 0 एंड 1 0,1 ये भी सबसेट है इस सेट ए का। तो ये क्या हो गया, हमारे पास पावर सेट हो गया। आप इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 4 हैं। तो वो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चला सकते हैं, जो हम पावर सेट ले रहे हैं उसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे। समटाइम्स हमारे पास सेट बहुत गिवन सेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और हमें नहीं पता चलता कि उसके हम कितने पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो ये फार्मूला जो है वो हेल्पफुल है। अब देखिए यहाँ पे बी सेट है, सेट बी में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, ये एक एलिमेंट ए कोमा बी, यहाँ पे ये एक एलिमेंट कंसीडर होता है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको 1 2 3 3 कह देते हैं, लेकिन ये 3 नहीं। आपको पता है ना कि सेट की डेफिनेशन ही वो है कि सेट में कोई भी रिपीटिंग वर्ड नहीं होता, कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे ए रिपीट नहीं हो सकता था, इस वजह से यहाँ पे ये कोई और एलिमेंट है, ये कोई और एलिमेंट है। तो अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 2 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी वो भी कितने हैं, वो 2 हैं। इसका मतलब है 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो पावर सेट बनेगा वो क्या होगा, 4 एलिमेंट्स का होगा। तो पावर सेट देखते हैं वो कैसे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद सेट ए, फिर सेट ए बी, ठीक है, एक ये सेट बन गया, ये भी सबसेट है एक इस सेट का, ये ए सिर्फ अकेला एलिमेंट जो है वो सबसेट होगा इस सेट बी का, ये अकेला एलिमेंट जो है ये भी सबसेट होगा इस सेट बी का। आप क्या करते हैं, ए कोमा ये भी क्या है हमारे पास एक सबसेट है सेट बी का, ठीक हो गया। तो इसको हम यूं भी रख सकते हैं, तो ये भी अब 1 2 3 4 ये सारे 4 एलिमेंट्स पूरे हो गए पावर सेट के। होप सो आपको पावर सेट की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक सेट है, हम उसे देख रहे हैं, हमने उसे अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है कि मीन्स हमने उसको अंडर डिस्कशन, इसको डिस्कस करना है, तो हमारे पास जो है वो उससे बड़ा एक और सेट होना चाहिए जो अंडर डिस्कस सेट है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो एक और सेट में मौजूद हों, तो वो जो सबसे बड़ा सेट है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि students of government college स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज चौगालपुर, ये मैंने इनके स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज चौगालपुर को जब मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है, इनके स्टूडेंट्स की जब मैं बात करूंगी, ये अंडर डिस्कस है, ठीक है, इसके लिए मुझे जो यूनिवर्सल सेट होगा मेरे पास, वो पूरे के पूरे तमाम स्टूडेंट्स होंगे गवर्नमेंट कॉलेज चौगादम के, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास क्या है, मतलब कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज चौकाज़म के स्टूडेंट्स को अंडर डिस्कस रखूँगी, उनके बारे में बात करना चाहूँगी, तो जो मेरे पास उसके हिसाब से जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट बनेगा वो मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज चौकाज़म के तमाम स्टूडेंट्स जो है वो उनका सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अब मैंने तमाम स्टूडेंट्स की तो बात नहीं करनी ना, मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात करना चाह रही हूँ उस कॉलेज का, लेकिन जो उसके हिसाब से जो यूनिवर्सल सेट है वो तमाम स्टूडेंट्स होंगे गवर्नमेंट कॉलेज चौकाज़म के। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक्चुअली जो अंडर कंसिडरेशन सेट है उसके हिसाब से जो है वो बहुत बड़ा सेट, जिसमें वो अंडर कंसिडरेशन सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पढ़ना था, इस वजह से उससे समझ आ जाएगी कि ये क्या यूनिवर्सल सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। अब है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? देखिए, अगर आपके पास जो कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, एक क्या हम लोगों ने ले लिया, यूनिवर्सल सेट लिया है, और ए भी है सबसेट ऑफ यू, एक हमने यू का उस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट ले लेना है। ठीक हो गया। ए हम लोगों ने एक यू सेट ले लिया जो कि यूनिवर्सल सेट उसे कंसीडर किया, और ए कोई भी यू का सबसेट है। The complement of A with respect to U is the set of all those elements of U which are not contained in A. Means कि हमारे पास जो complement होगा वो ऐसा होगा, ऐसा सेट हमें मिलेगा with respect A, complement of A का complement with respect to U के हिसाब से वो ऐसा सेट मिलेगा of all those elements of U के तमाम एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे जो कि A में which are not contained in A, जो कि A में मौजूद नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रखा आपके सामने U सेट है, यूनिवर्सल सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का एक सेट रखा है जो कि यूनिवर्सल है। ठीक है। उसके लिए जो है एक और उसका सबसेट है। A जो है हमेशा सबसेट होगा, मीन कि जो गिवन सेट होगा वो हमारे पास जो है वो सबसेट होगा उस यूनिवर्सल सेट का। ठीक हो गया। अब A जो है ये क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स है। मैंने वॉवल्स का सेट ले लिया, आपको पता है वॉवल्स क्या, वॉवल्स का सेट ले लिया ए ई आई ओ यू का, और यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, वो सारी की सारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इनका ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहती हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट मैं क्या करूँगी, यू माइनस ए करूँगी। और माइनस करने का तरीका आपको पता है, एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि यू में हो और ए में ना हो, यू में मौजूद हो और ए में मौजूद ना हो। तो वही डेफिनेशन कहती है, हमें एक ऐसा सेट मिलेगा उन तमाम एलिमेंट यू के उन तमाम एलिमेंट्स का जो कि ए में कंटेन नहीं करेंगे। तो अब देखें इसमें से क्या होगा, हमने ये देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है जो यू में मौजूद हो और ए में मौजूद ना हो। अब यहाँ सेट ऑफ वॉवल्स में क्या आता है, सबसे पहले ए है, ई है, आई है, ओ है एंड यू है। ए ई आई ओ यू, इन 5 के अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स के, वो सारे के सारे ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए नहीं लिख सकते हम, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लिख सकते, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई नहीं लिख सकते, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, एल लिखेंगे, एम एन ओ नहीं लिख सकते, पी लिखेंगे, क्यू यू नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हमारे पास जो ये सेट आया है इसका क्या मतलब है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए के कॉम्प्लीमेंट में आपको याद रखना होगा कि हमारे पास जो है जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनता है ए का कॉम्प्लीमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में हो, लेकिन ए सेट में उसके सबसेट जो है ए सेट उसमें मौजूद ना हो। ठीक हो गया। ये होगा यूनिवर्सल सेट। तकरीबन हम लोगों ने अपने सेट का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज देख लेंगे, अगर उसमें कुछ अंडर डिस्कशन हुआ तो कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट चलेंगे। ओके, अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।